नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल से जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं, जिस तरह से बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, जिस तरह से ममता बनर्जी की बुरी हार हुई है, जिस तरह से ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर हार गई है, उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं में हड़कंप, विपक्षी दलों में चिंता है। चिंता इस बात को लेकर कि अगर ऐसे नतीजे आते रहे और ऐसे नतीजे जो बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आए हैं और बंगाल जैसा किला भी अगर बीजेपी ने फतह कर लिया, तो आगे जो चुनाव होने 8 महीने बाद जिस तरह से यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव होने और उसके बाद लगातार चुनाव दर चुनाव, 22 राज्यों में बीजेपी का विस्तार हो चुका है, 6 राज्यों तक विपक्ष सिमटा है, तो फिर आगे क्या होगा? वो विपक्ष जो 2024 के पहले एकजुट हुआ था, वो विपक्ष जिसमें 24-26 दलों के नेता, कई मुख्यमंत्री मंचों पर दिखा करते थे, बेंगलुरु से लेकर पटना और दिल्ली तक जिनकी रैलियां, सभाएं, मीटिंग्स हुआ करती थी, वो विपक्ष चुनाव के बाद बिखरा, आपस में एक दूसरे को लेकर गला काट प्रतियोगिता शुरू हुई। नतीजा सामने है। तो क्या ममता की हार से विपक्ष को सीखेगा? और सीखेगा तो क्या करेगा विपक्ष? ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन को तमाम तरह के अपने बयानों से कई बार इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाती रही, लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी, ममता बनर्जी को भी कल इंडिया गठबंधन याद आए, विपक्ष के तमाम नेता याद आए, सबका उन्होंने नाम लिया, जिक्र किया। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के इस विस्तार के सामने विपक्ष की क्या चुनौतियां हैं और विपक्ष ममता बनर्जी की हार से या बीजेपी की जबरदस्त जीत से क्या सबक लेगा। हमारे साथ खास मेहमान है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, फायर ब्रांड लीडर हैं, बहुत मुखर वक्ता हैं, लगातार संसद से सड़क तक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर हमलावर होते हैं। हालांकि अलग बात है कि संजय सिंह की पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा जैसे चेहरे उसी बीजेपी में चले गए जिस बीजेपी को पानी पी कर संजय सिंह सदन से लेकर सड़क तक कोसते रहे। लेकिन अब सवाल विपक्ष का है। तो हमारे साथ संजय सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय सिंह जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। पहला सवाल तो यही है जो स्क्रीन पर लिखा है कि ममता की हार से सबक सीखेगा विपक्ष, और सीखेगा विपक्ष तो क्या सबक सीखेगा विपक्ष? देखिए, पहली बात तो ये कि इसको ममता की हार कहना अपने आप में ही सही मूल्यांकन नहीं होगा या ममता बनर्जी जी के साथ अन्याय होगा। ममता बनर्जी एक लोकप्रिय नेता बंगाल की थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। लेकिन ये लोकतंत्र था या लूट तंत्र था, सवाल ये होना चाहिए। और आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि ये कौन सा लोकतंत्र था जिस लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयोग ने लाखों मतदाताओं के वोट काट दिए, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया। 27 लाख वोटर्स, 27 लाख मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गए। यहां तक कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी का भी नाम एसआईआर के जरिए काट दिया गया था, बाद में उसको जोड़ा गया और वो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया चुनाव। इस प्रकार का एसआईआर जिसमें 6 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिया गया, अजीत अंजुम जी को नहीं पता, ममता बनर्जी जी को नहीं पता, किसी मीडिया पत्रकार को नहीं पता, वो 6 लाख नाम आसमान से टपके या जमीन से पैदा हुए, कहां से आए और कैसे जुड़ गए? तो सवाल ये उठता है कि ये 6 लाख मतदाता फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद कैसे जुड़ गए, कहां से आ गए? और आप इसको चुनाव मानते हैं जिसमें डीजीपी हटा दिया गया, चीफ सेक्रेटरी हटा दिए गए, कई जिलों के डीएमएसपी हटा दिए गए, सीएपीएफ के 2.5 लाख सैनिक वहां तैनात कर दिए गए, 2.5 लाख सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। अजीत अंजुम जी, आपके दर्शकों को याद होना चाहिए, ईरान से लड़ने के लिए ट्रंप ने 50,000 सैनिक उतारे थे और ममता बनर्जी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख सुरक्षा बल उतार दिए।
बंगाल के अंदर, और वहां पर यूपी काडर के अधिकारी जाके धमका रहे हैं लोगों को, वहां अलग अलग राज्यों के अधिकारी जाके बंगाल के लोगों को धमका रहे हैं। इसको आप चुनाव कहेंगे? ये लोकतंत्र है कि जिस चुनाव के अंदर इतनी बड़ी धांधलेबाजी के बाद, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाने के बाद, चुनाव आयोग के वोट लिस्ट में धांधली करने के बाद 5% के अंतर से बीजेपी जीत गई। अब गुणगान करते रहिए, पूरा पूरा का पूरा गोदी मीडिया गुणगान करता रहे, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते कूदते रहे, जा जाके ऑफिस जलाते रहे, हिंसा करते रहे और कहते रहे कि साहब हम बहुत बड़ी हमने उपलब्धि हासिल कर ली। आपको पता है, ये बंगाल में बदलाव करने आए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें बदले की राजनीति नहीं करनी है, हमें बदलाव की राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टीएमसी के 150 से अधिक कैंडिडेट्स के कार्यालयों में घुस करके तोड़फोड़ और हिंसा की है, लेनिन की प्रतिमा तोड़ डाली। ये बदलाव है, ये बंगाल बदलाव देख रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी जी का आश्रम वहां पर एक है, उसकी तोड़फोड़ की वहां की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों की दुकानें जला दे रहे हैं, किसी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, सड़क पे 2 हत्याएं हो चुकी हैं अब तक। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जी की एक रिश्तेदार है, वो बूथ पे जा रही हैं, जहां काउंटिंग बूथ पे, काउंटिंग सेंटर पे जा रही हैं, उनके भवानीपुर में, साथ हाँ, वीडियो बदसलूकी वायरल कर हुआ रहे हैं। था वो। हाँ, तो ये कौन सा चुनाव है सर? तो आपने धांधली करके दिल्ली जीत लिया, धांधली करके हरियाणा जीत लिया, धांधली करके कर्नाटका जीत लिया, धांधली करके महाराष्ट्र जीत लिया। एसआईआर के माध्यम से आप लाखों लाख वोट लोगों के काट पीट कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बताया जाता है? नहीं नहीं साहब, ये तो एक ऐसी स्कीम लेके आए मोदी जी, महामानव जी, कि उससे सारा कुछ सब परिवर्तन हो गया, क्लिक कर गया बिल्कुल। भाई 42,000 वोट आप केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में काट देंगे और केजरीवाल जी 4,000 वोट, 3,000 वोट से हार जाएंगे, इसको आप अपनी जीत बताते रहिए। तो ये तो अब पहली सवाल बात तो ये ममता बनर्जी की हाँ, हार नहीं है, नंबर 1। हाँ, ये हार है लोकतंत्र की, ये हार है संविधान की, और ये जीत है गुंडागर्दी की, ये जीत है चुनाव आयोग की, ये जीत है हजारों करोड़ रुपए पानी की तरफ बहाने की, जीत है शासन और सत्ता के तंत्र का दुरुपयोग करने की। ये उसकी जीत है। संजय जी देखिए, आप ये जो तमाम सवाल उठा रहे हैं, ये अपनी जगह बहुत सारे सवाल वाजिब हो सकते हैं, क्योंकि 27 लाख लोगों का वोट कटना कोई मामूली बात नहीं है। एक वोट से भी, आज ही खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक वोट से डीएमके का एक मंत्री तमिलनाडु में टीवीके से हार गया, एक वोट से। और हम लोग बार बार सीपी जोशी का जिक्र करते हैं, जो राजस्थान में हार गए, बहुत बड़े नेता थे, कभी मुख्यमंत्री का दावेदार हुआ करते थे, बाद में अभी स्पीकर थे गहलोत सरकार के समय। तो एक वोट भी मायने रखता है, 27 लाख कटा। लेकिन आज जो विपक्ष, ये सब टीवी पर विपक्ष के नेता बोल रहे, विरोध कर रहे, तो करते ना उसी समय एकजुटता दिखती। सारे जो विपक्षी दल है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक रैलियां, धरना प्रदर्शन करते और कहते कि जब तक ये 27 लाख लोगों के नाम सबके ट्रिब्यूनल में सबकी सुनवाई नहीं हो जाएगी, तब तक हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। विरोध तो उस तरह से करते, तो विरोध देखिए तो नहीं हुआ अजीत उस जी, तरह मैं से। आपकी ठीक इस है, बात से मायावती ने 100% सहमत हूं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अपनी बात रखी, लेकिन विपक्षी एकजुटता तो तब दिखी नहीं। अब ये कहने से तो होगा नहीं। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं, लेकिन अजीत अंजुम जी घूम तो रहे थे पर बिहार के एक एक गांव, एक एक जिले में, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एसआईआर के माध्यम से गड़बड़ी की जा रही है बिहार में। लेकिन शासन प्रशासन ने, केंद्र की सरकार ने ना तो आपकी उन रिपोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, ना उसमें कोई बदलाव किया। अब आ जाइए आप सुप्रीम कोर्ट। बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट आए थे सारे लोग, उन्होंने कहा था लाखों वोट काटे जा रहे हैं, गलत हो रहा है, जिंदा लोगों को मार दिया जा रहा है, मरे लोगों को जिंदा कर दिया जा रहा है। और सारे प्रमाण आपने दिखाए थे कि किस तरह से ऑफिसेज में बैठ करके खाली एक तरफा साइन कर करके लोगों के फॉर्म भरे जा रहे थे। इतना बड़ा घोटाला हुआ बिहार के अंदर, और उसके बाद मैंने चुनाव के पहले ही कह दिया था, अगर एसआईआर हुआ तो एक तरफा एनडीए जीतेगा और एक तरफा एनडीए जीती वहां पे। तो आप बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, कितने राज्यों का उदाहरण, और अभी बंगाल। और फिर इसको कहा जाता है कि साहब ये जो महामानव की भारी जीत है।
अब आपने विपक्ष का जो सवाल किया, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, वो उस पर सारे आना विपक्ष चाहिए, को क्योंकि एकजुट तो हो होकर गया सो हो गया, रिले रेस हो में गया तो हो आंदोलन गया। नहीं चलेगा। और क्योंकि संजय जी, एक चीज एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी अगर 80-81 पर अटक गई 215 से, और बीजेपी अगर 207 पर चली गई, तो ये कहना कि सिर्फ एसआईआर की वजह से हो गया, सिर्फ 27 लाख वोट कट गए इसलिए हो गया, सिर्फ डिलीट हो गए विधानसभाओं में वोट इसलिए होगा, ये भी गलत होगा, ये भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। फिर क्योंकि मैं दोहरा सिर्फ देता हूं, उसके आधार पर बीजेपी ने पिछले चुनाव से इस बार 125 सीटें ज्यादा सिर्फ उससे नहीं जीत ली है। फिर मैं दोहरा देता हूं, हाँ फिर मैं दोहरा देता हूं। हाँ मतों का अंतर कितना है? मत प्रतिशत में 5% का अंतर है। हाँ, 31 अजीत लाख अंजुम जी, 32 लाख 31-32 लाख के आसपास। 5% का अंतर है। हाँ हाँ, और सामने है धांधली करके और शासन तंत्र का दुरुपयोग करके वो, मैं फिर दोहरा रहा हूं और अपनी बात पे कायम हूं कि वो 5% वोट मैनेज किया गया। 5% ही क्यों, 3% वोट इधर का उधर चला जाता, टीएमसी जीत जाती। 3% वोट अगर इधर का उधर चला जाता, जो आप 32 लाख बता रहे हैं, 32 लाख की तो जरूरत ही नहीं थी। जरूरत तो 15-16 लाख की थी, 17 लाख उधर चला जाता, जीत जाती ममता बनर्जी। तो ये किधर से देखिए 17 लाख? शासन देखिए, तंत्र के ममता बनर्जी का दुरुपयोग वोट का 8% सीधा कम उदाहरण है। हुआ है, बीजेपी का वोट 8% बढ़ा है। मैं फिर कहूंगा, जो डेटा आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और तमाम ऐसे जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, वो आंकड़े इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं संजय जी। देखिए, अगर अपने हिसाब से सारी व्याख्या करेंगे तो कई बार गलत साबित होंगे। वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये अगर बीजेपी को 125 सीटों का लगभग गेन हुआ है, तो अगर एसआईआर में 27 लाख कटे या कुछ और मान लीजिए हुआ, सिर्फ उसको कहना ये गलत व्याख्या है, ये सही पूरी अगर तरह से मगर की नहीं सर है। तो गुंजाइश क्यों कहीं न दे रहा कहीं है ममता चुनाव बनर्जी आयोग? से नाराजगी, एंटी सर इनकम्बेंसी, हो सकती है, हिंदुत्व का, मैं कह रहा हूं, हिंदुत्व का पोलराइजेशन, हो हिंदुत्ववादी सकता है, जो राजनीति थी उसका फायदा हुआ। 65% हिंदुओं ने वोट दिया, ये जो हो सकता बंगाल से जो जानकारी है। हाँ हो सकता है, जो बातें आप हाँ, कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता है। और यही हम्म, हिंदू पोलराइजेशन पिछली बार भी करने का इन्होंने प्रयास किया था। तब क्या हम्म। इनको मतों का प्रतिशत कम था? मैं तो आपको बता रहा हूं 5% वोट का जो ये अंतर है, क्या इसको मैं 1000 बार आप बहस कीजिए, क्या इस बात से देश के लोग आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, दलीलों के साथ, प्रमाणों के साथ सहमत नहीं होंगे कि 3% वोट इधर का उधर चला जाता तो आज सारी तस्वीर अलग होती। संजय जी, वैसे आपको एक आंकड़ा अगर बताऊं ना, देखिए 27 लाख वोट कटे, ठीक है, और बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट आए। अब अगर ऐसे देखें तो कोई जरूरी नहीं है कि 27 लाख वोट सारे, अगर उनको वोटिंग राइट मिल जाता, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नहीं कटता, तो सुनवाई हो जाती, तो भी वो 27 लाख सारे बीजेपी के खिलाफ टीएमसी को देते, जरूरी नहीं है। तो अजीत अंजुम जी, ये अजीत सरलीकरण है अंजुम जी, सिर्फ, अगर वही कहेंगे तो। अजीत अंजुम जी, हम्म, तकनीक के इस जमाने में आप मुझे बताइए, फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद 6 लाख वोट जो जुड़े, उसकी कोई जानकारी आपको है? पता है आपको कौन से 6 लाख वोट कहां जुड़े, इसकी जानकारी है? देश के लोगों को पता है? जो राजनीतिक दल वहां चुनाव लड़ रहे थे उनको पता है? इतनी धांधली क्यों हो रही है? और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुनवाई करने के बजाय और फैसला करने के बजाय ये कहे कि अगली बार वोट दे देना। ये चुनाव है, अच्छा ये सुनिए, एक चुनाव चीज है। करते हैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए आप इस पर ना, कह रहे हैं संजय अजीत जी, अंजुम जी, माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं एक पार्टी 200 नहीं 294 सीट जीत जाए। क्या इस प्रकार का चुनाव कराना लोकतंत्र के हित में है? ये संविधान के हित में है? ये वास्तव में लोकतंत्र है? इस पे बात कर नहीं, लेते हैं ना। इसमें बहुत खामियां, देखिए इसमें बहुत खामियां हैं। हम तो 27 लाख की बात कर रहे हैं, एक वोटर का वोट कटना भी नाइंसाफी है लोकतंत्र में। हमने तो कहा यहाँ 27 लाख के वोट कटे और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में वोट नहीं दे पाए, लेकिन अब वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर हम 50 घंटे हम लोग भी बात कर चुके हैं। अब मेरा अब सवाल 33 जो है लाख की जरा, बात कीजिए ना सर, 6 लाख जो जोड़े गए उसकी भी बात कीजिए। फाइनल चलिए वो भी वोटर मान लिस्ट लिया, आने के बाद वो जो भी 6 मान लाख लिया। जोड़े ये अब गए आप उसकी भी मान रहे बात हैं कि कीजिए। सारे लोग टीएमसी को ही वोट देते, तो ये भी गफलत है, लेकिन हम चलिए कहां सब कह रहे मान सारे लिया। अब देते, हम हम सारा, बिल्कुल नहीं कह रहे कि सारे देते हैं।
हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 32 लाख जो वोटों का अंतर आप बता रहे हैं, इन वोटों में से अगर ये धांधली गड़बड़ी नहीं हुई होती, वहां आप छोड़ दीजिए, अभी 27 लाख 6 लाख सब कर दीजिए किनारे, 3% वोटों को क्या बंगाल में शासन तंत्र, सुरक्षा बल और पानी की तरह हजारों करोड़ रुपए बहा के क्या इसको प्रभावित नहीं किया जा सकता? नहीं किया गया है। एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काट के क्या उसको 3% वोट को प्रभावित नहीं किया गया? उसमें भी तो 93 लाख वोट कटे हैं। वो 93 लाख कौन से सारे सही कटे? 58 लाख कटे बाद में फाइनल, जो एएसडी कैटेगरी होता है लगभग 60 लाख 58 लाख, सॉरी 58 लाख हाँ, जो वोट कटे, वो एएसडी 58 लाख वोट जो है, कटे, वो सारे के सारे वोट सही कटे, ये इस बात की कौन गारंटी ले सकता है? और वो एब्सेंट, डेड और शिफ्टेड में सारे जिंदा हैं, सब वहीं बोनाफाइड हैं, वो भी गलत है। वो उसमें बहुत सारे लोग ये नहीं कह रहा हूं, बहुत मर गए सारे होंगे जायज 20 भी साल होंगे। में। अच्छा सुनिए, अब इन हम क्या सब हो के रहा है ना, पीछे का बड़ा खेल आप इनकार कर रहे हैं राजीव जी। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल मैं नहीं कह रहा इनकार कर हूं, रहे हैं संजय जी। 58 लाख में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे होंगे जो वास्तव में मरे हुए होंगे, बहुत सारे होंगे जो वास्तव में सही कटे होंगे, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे भी वो हैं जो गलत कटे। चर्चा मैं आज उस पर कर रहा हूं कि ये क्या चुनाव है, और क्या ये प्रक्रिया एसआईआर की ठीक है कि आपने गन पॉइंट पे 3 महीने में कहा एसआईआर करो पूरे 10 करोड़ लोगों का, 12 करोड़ लोगों का? ये कौन सी प्रक्रिया है भाई आपकी? आप चले गए, आप गन पॉइंट पे बिहार में कहने लगे 8 करोड़ लोगों का एसआईआर करना है, चलो करो। ये कौन सा तरीका है आपका? आप एसआईआर करना चाहते हैं ना, निष्पक्ष चुनाव के लिए करना चाहते हैं। ये तो एसआईआर घोटाले के लिए हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव के लिए कहां हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार में 60,000 वोट कटा, वहां बीजेपी जीती है 12,000 वोट से, तो सवाल नहीं उठेगा? संजय जी, सवाल उठेगा, उठ रहा है, और लगातार इस पर बहुत बातें हो रही है। तमाम नेता और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण और तमाम लोग, पत्रकार, सब सवाल उठा रहे हैं। और लेकिन अब चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, बीजेपी की वहां सरकार 3 दिन में शपथ ले रही है। अब मेरा सवाल ये है, अब ये इस विषय पर हमने काफी बात की, रिपीट होगा। अब मेरा सवाल फिर वही है जो शुरू में हमने पूछा था कि क्या विपक्ष इससे कोई सबक लेगा? क्या विपक्ष को लगता है कि एकजुटता जरूरी है? क्या विपक्ष को लगता है जैसे 2024 में मोटे तौर पर एकजुटता 24 के पहले बनी जो बाद में बिखर गई? क्या विपक्ष को नए सिरे से आपसी लामबंदी, आपसी गठबंधन के बारे में सोचने की जरूरत है, या मान रहे हैं कि ही एसआईआर 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 करते रहेंगे? इसका 2 हिस्सों में मैं जवाब दूंगा। हाँ, पहला हिस्सा तो यह है कि सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, लेकिन अगर ये खेल चलता रहेगा जिसमें तमाम एसआईआर से लेके और जो तमाम नए नए हथकंडे हैं, जो ईडी सीबीआई से लेके तमाम तरीके के जो इनके कारनामे हैं, अगर वो जारी रहे, तो ये जरूरी नहीं है कि विपक्ष की एकजुटता के बावजूद चुनाव के परिणाम में आप कोई बहुत बदलाव कर पाएंगे। नंबर 1 मेरा तो ये मानना है। दूसरी बात, अभी किस बात की जरूरत है? अभी इस बात की जरूरत है कि संपूर्ण विपक्ष मिलकर चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, लड़ाई इस बात की होनी चाहिए, और वो रिले रेस में नहीं होगा, वो रस्मदायगी में नहीं होगा, वो 15 दिन के आंदोलन में नहीं होगा, वो 1-2 रैलियों से भी नहीं होगा। उसके लिए पूरी जनता को, जनमानस को तैयार करना पड़ेगा कि ये आपके साथ धांधली और घोटाला हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को कुचला जा रहा है, आपके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है और डेमोक्रेसी पे कब्जा किया जा रहा है। और ये लड़ाई हो सकता है 6 महीने चले, हो सकता है 1 साल चले, लेकिन सड़क से सदन तक पहली लड़ाई संपूर्ण विपक्ष को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लड़नी होगी, जिसमें एसआईआर का जो ये घपला चल रहा है, ब्राजील की मॉडल को हिंदुस्तान का वोटर बनाने का मॉडल जो चल रहा है, इस पर कैसे रोक लगेगी? बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर देश भर में प्रोपेगेंडा करके और 5, 6, 7, 10 बांग्लादेशियों को वास्तव में वोटर लिस्ट से काट कर और हिंसा और गुंडागर्दी करके कब तक ये खेल चलता रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? पहली लड़ाई इस बात के लिए सड़क से सदन तक होनी चाहिए। जब तक तो वो क्या वो सुधार नहीं होगा,
तब नहीं तक तो क्या ये चुनावी लड़ाई गठबंधन सड़क से मात्र संसद करने तक? से आप मान लिया फैसले सर, में कोई बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे, उसकी उम्मीद कम है। मान लिया, लेकिन यही लड़ाई अगर आप कह रहे हैं सड़क से संसद तक, तो ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने के लिए भाई विपक्षी एकजुटता चाहिए। वो एकजुटता है क्या? वो ममता बनर्जी अगर एसआईआर को लेकर 27 लाख नाम कटे, इसको लेकर अगर वहां सड़क से संसद तक या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही थी, तो कहां विपक्ष इस एसआईआर, लड़ाई में हम साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, लेकिन एसआईआर की लड़ाई में साथ थे नहीं थे हम? हाँ। आप तो बताइए। अब यही बात आ गई, अब यही बात आ गई कि किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आपस में सब सर फुटबॉल करेंगे तो कहां से होगा फिर? सर मैं आपसे बीजेपी के कहता पास हूं सब कुछ है। एसआईआर की लड़ाई में हम साथ थे ना, यही तो आपको बता रहा हूं मैं। एसआईआर की लड़ाई में दोनों सदनों में आम आदमी पार्टी साथ में खड़ी थी विपक्ष के। महिला आरक्षण के सवाल पर जब इस देश में डिलिमिटेशन के नाम पे उत्तर दक्षिण को बांटने की कोशिश, लड़ाने की कोशिश बीजेपी ने की, सारा विपक्ष एकजुट था, हम उनके साथ खड़े थे। तो आगे भी अगर आप ये चुनावी घोटाला और घपला कोई रणनीति संपूर्ण विपक्ष मिलकर बनाता है, हमारी पार्टी भी उसके बारे में फैसला लेगी। क्या हम धांधली के पक्ष में खड़े होंगे? क्या हम चाहते हैं कि देश में ये चुनावी घपला घोटाला ज्ञानेश कुमार का, ईडी सीबीआई का चलता रहे? नहीं तो फिर सवाल तो ये है ना, एक तो वो है, सुन लिया, एक ही चीज आप लोग उसी पर बार बार बोल के एक जो दूसरा सवाल है उसको डक करते हैं। भाई अगर विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा, चाहे चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ने के लिए हो, चाहे सड़क पर लड़ने के लिए हो, चाहे पश्चिम बंगाल में सारे विपक्ष के बिल्कुल नेता लड़ने। जुट गए होते कि 27 लाख कटाए और हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक 27 लाख लोगों को तो उनके मताधिकार से वंचित लड़ने में किया हम जाने पीछे वाला कहां रहे? तैयार रहेगा। है? लड़ने में हम कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहे, हम कहां पीछे रहे? आम आदमी पार्टी कहां पीछे रही बताइए? हमने तो आधिकारिक रूप से कहा कि एसआईआर के मामले में हम विपक्ष के साथ है, चुनावी मतलब घोटाले को आपको रोकने के लिए हम विपक्ष के साथ है। संजय जी हम तो आप गिरफ्तारी जब हुई थी जन यहाँ संसद मार्ग थाने में, तो साथ में हम लोग गए थे, हम कहां उसमें पीछे हैं? किसी विपक्षी एक तो एकजुटता की जरूरत है कि नहीं? चलिए अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, या आपस में विपक्षी विपक्ष एक दूसरे की जड़ एकजुटता की खोदने के पहली लिए चुनाव में जरूरत है लड़ेगा? चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए। विपक्षी एकजुटता की जरूरत है इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली बार वोट दे लेना। विपक्षी एकजुटता की जरूरत है कि लोकतंत्र में ये खेल चलेगा नहीं, इसके लिए है। और उसके बारे में जब एक फैसला होगा विपक्ष का, हमारी पार्टी भी फैसला लेगी इस पे। तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आपको लगता है कि बस विपक्ष कोई एकजुट ना हो, सिर्फ ये संसद में भाषण दे दें, राज्यसभा लोकसभा में जो जहां है ये कुछ मैंने बयान दे कहा दें, कहा उससे होगा? हाँ, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। फिर मैंने हम तो सुन कहा रहे हैं एक ना आपकी बात। लंबी लड़ाई मैं एक चाहे वो सवाल एक पूछ रहा साल हूं, उसका तक जवाब चले। आप नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि क्या विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है, या विपक्ष बिल्कुल एक जरूरत दूसरे है, की जड़ बिल्कुल खोदने के जरूरत लिए, है। एक दूसरे के राज्य में लड़ने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए वैसे ही लड़ता रहेगा? तो फिर तो बीजेपी, अभी 6 ही राज्य बची है, नक्शा दिखाओ भाई, 6 ही राज्य बची है विपक्ष के पास, राज्य बचे हैं विपक्ष के पास, एक पंजाब अभी आपके पास है। अब ये इसमें पूरे में भगवा लहरा गया 22 राज्यों में एनडीए और भैया ये बीजेपी का। भगवा, मैं कह रहा हूं या आप ये नक्शा दिखाते रहिए, उससे फर्क नहीं हाँ, पड़ता। हाँ। लेकिन ये नक्शा जो है, इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य दर राज्य कब्जा किया है, उसके पीछे उनका जो घोटाला है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। अरे कहाँ इनकार कर रहे हैं भाई? उन्होंने हम जो कह रहे हैं घपला कि जो किया आरोप उसमें है अपनी जगह है, उन आरोपों की लड़ाई विपक्ष लड़ेगा ना, अजीत कहा तो अंजुम कह रहा थोड़े हूं कि नहीं लड़ेगा। मैं कहा कह रहा हूं कि नहीं लड़ेगा? मैं तो कह रहा हूं हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये लड़ाई एक साल भी चले तो चलानी चाहिए, किसान आंदोलन की तरह सड़क से सदन तक लड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं। और चुनाव आए तो सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए। देखिए चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने गठबंधन दलों के खिलाफ लड़ती है कई जगहों पे। उसको क्या करेंगे? आज ये बहुत बड़ी पार्टी बन गई है ना। याद कीजिए शिवसेना के खिलाफ लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे यूपी में? बिहार से बाहर जेडीयू के खिलाफ लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ? लोक जनशक्ति पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी कि नहीं लड़ती थी एनडीए में रहते हुए भी? मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा यह है ना कि देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए।
उसके लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इस पे मैंने साफ तौर पे आपको उत्तर। अब देखिए जो विपक्ष भाई, मैं इंडिया तो ब्लॉक का हिस्सा कांग्रेस और लेफ्ट दोनों थी ना। केरल में लड़े एक दूसरे के खिलाफ। तो इसलिए अभी आपका जो सवाल है, केरल में एक मिनट, आपके केरल सवाल में का एलडीएफ, सीधा जवाब यह है, निष्पक्ष केरल चुनाव में कराने के एलडीएफ लिए और यूडीएफ में सड़क ही से सरकार सदन में तक अदला सारे बदली विपक्ष होती है। को एकजुट 10 होकर साल लड़ना चाहिए। एलडीएफ रहा, उसके बाद अब यूडीएफ हो गया। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी ही जाकर लड़ी, गोवा में जाकर लड़ी, हरियाणा में जाकर लड़ी, गुजरात में, हरियाणा में 8-10 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से हार गई होगी कांग्रेस। भले कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1.8% अब कहिए तो फिर से, कई हरियाणा बार में आया। आपको बोल चुका हूं, कहिए तो फिर से दोहरा दूं उसके कारण सारे। हाँ, आपको और पूरे देश को मैं कई बार बता चुका हूं हरियाणा की कहानी, कहिए तो फिर से दोहरा दूं। उसमें आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं थी, एक पैसे की गलती नहीं थी। लेकिन छोड़िए, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हाँ चलिए कोई नहीं। अब आम आदमी पार्टी का तो ऐसे भी 7 आदमी तो आपके ऐसे ही चले गए, उसमें भी किसी गलती नहीं होगी, उसमें भी किसी गलती तो है नहीं, कोई राहुल गांधी ने तो उधर भेजा नहीं होगा। बताइए, जो आपके सबसे बड़े लेफ्टिनेंट थे, नहीं, एकदम सारे ब्लू लोग, व्हाइट बॉय थे, सारे ब्लू व्हाइट लोग बॉय थे, मार्क्सवाद, गांधी, आप नहीं नहीं जैसे नहीं नहीं, फाइटर अरे लोग अरे रह गए, अजीत, अंजुम जी, लेकिन जिनको सर चढ़ाया सात के केजरीवाल सातों में चले लोग, गए। सात के सातों लोग, सात हाँ, के सातों लोग मार्क्सवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, समाजवाद से प्रभावित होकर, दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो दीनदयाल तो आप उपाध्याय जानते की होंगे क्यों नीतियों गए। के से हम प्रभावित लोग तो होकर, पहले से समझ रहे थे आरएसएस की राघव नड्डा नीतियों से जाने वाला है 1 प्रभावित साल से। होकर, आरएसएस की नीतियों से प्रभावित होकर उस तरफ गए, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, हम तो जो तब फिर क्षरण हो रहा है वो देख रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं। जैसे देखिए, मैं एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ भैया, स्क्रीन। अपने लाभ के लिए क्या अकेले आम आदमी पार्टी टूट रही है? 1 मिनट रुकिए अपने संजय जी, लाभ के देखिए लिए, दूसरे, 1 मिनट, दूसरे अपने पार्टी लाभ के के लिए लोग आप आप अभी किसी, अभी अपने लाभ के लिए आप अपना ये चैनल बंद करके किसी दूसरे चैनल में जाके एज एडिटर बैठ जाए, कोई रोक सकता है आपको? नहीं नहीं, रोक नहीं सकते। 1 सेकंड रुकिएगा आप जरा। हाँ, जैसे देखिए, हाँ। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है 5 तारीख को, जिसमें उन्होंने लिखा कि असम और बंगाल में क्लियर कट केस है, किस तरह से वोट चोरी हुई और किस तरह से चुनाव आयोग ने बेईमानी की और पश्चिम बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई। उसका जवाब जो आपकी पार्टी के सोमनाथ भारती विधायक रहे हैं, नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को ये कह दिया कि ये बात पूरे देश में साफ हो गई कि आपकी दोस्ती भाजपा से है, नापाक वाली है, आप दोनों मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर पार्टियों को हराने में लगे। आप इसको इंडोर्स करते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर को हराने काम करते हैं? देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ किसने जाके वहां पे भाषण दिया? दिल्ली में आके किसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाषण दिया? अरविंद केजरीवाल गुजरात जाके क्या कर रहे थे? अखिलेश यादव जी को अरविंद मध्य प्रदेश केजरीवाल और गुजरात हरियाणा में में किसने गुलदस्ता गालियां देने दी? गए थे। अरे अखिलेश अरविंद यादव जी केजरीवाल को, प्राइवेट अखिलेश जहाज से यादव जी को गुजरात और किसने गालियां दी? हरियाणा जो जा रहे थे, गुलदस्ता देने गए थे। आप भागने लगे, अब आप सुन ही नहीं रहे हम नहीं बात। भाग रहे, हम नहीं भाग अखिलेश रहे। यादव जी को मध्य प्रदेश और हरियाणा में दी थी। किसने कहा था देखिए इनसे संजय गठबंधन जी, करने की इनकी कोई ताकत नहीं, कोई जरूरत नहीं है? और भी संजय आप जी छोड़ दीजिए, देखिए, अब आप एक एक करके सुनिए। अब देखिए अजीत जी, अब मेरी, आपने सवाल बहुत हम अच्छा किया है, सुनेंगे, तो जवाब सुनिए। अब हम आप, हम बिल्कुल सुनेंगे मध्य और प्रदेश सुनेंगे। में उसके बाद जनता आप ने सुनिएगा कांग्रेस को कि जिताया। किनके किनके खूंटे कहां से बंधे। राहुल गांधी के बारे में तो कोई भी आदमी बोलेगा कि बीजेपी से उसकी सेटिंग है तो लोग ना माने, क्योंकि अरे उसकी सुन तो तो लीजिए, सदस्यता भी जाते जाते अरे रह गई, सुनिए तो, सदस्यता अब चली आप, गई, दोबारा बहाल हुई। अरे अब आप तो सुन ये तो तो, लीजिए, आपने हाँ, सवाल किया हाँ, ना, कोई जवाब भी तो सुनेंगे। सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जवाब भी तो दे। उत्तरांचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार टूटी, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, वो अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उसको ममता बनर्जी ने किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता ने जिताया और सारे के सारे कांग्रेसी टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसको अखिलेश यादव ने किया।
कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, उसको स्वर्गीय सीताराम येचुरी जी ने किया था। गोवा के अंदर नंबर 1 पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद टूटकर वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, उसको स्टालिन ने किया था वो तोड़फोड़। कैप्टन अमरिंदर चले गए, अशोक चौहान चले गए, हेमंत विश्व शर्मा चले गए, ये सब राघव चड्ढा चले गए, इसको मायावती संदीप ने जी कहीं चले गए, तोड़फोड़ किया, मित्तल जी कहीं चले गए, नवीन गुप्ता जी पटनायक ने चले गए, तोड़फोड़ किया, कहीं केसीआर ने। खजांची कैसी चले बात आप गए, कर रहे हैं? लाडला लड़का चला गया, कैसी चला तो बात आप कर रहे हैं जिसको सर? जाना होता है चला ही जाता है ना। कांग्रेस के टूटने के और टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के विश्व रिकॉर्ड हैं हिंदुस्तान के अंदर। अरे भाई, तो कांग्रेस पार्टी 1885 की पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो उसमें ज्यादा टूट फूट अब आप होगी। इसमें चले आपकी गए। तो पार्टी जुम्मा जुम्मा अब अभी आप 12 अब साल आप की है। उसके लिए तो दूसरी एक दलील मिनट, लेके आ गए। 10 अब आप राज्यसभा उसके लिए सदस्य दूसरी में दलील लेके 2 आ गए। तिहाई लोग चले गए, 10 में अब 7 आप चले उसकी गए। दूसरी अब आप रेशियो तो उसकी देखिए। दूसरी दलील, नहीं अरे नहीं, पूरी कांग्रेस पूरी में भी टूट अरुणाचल की भाई। सरकार चली गई अब महाराज, देखिए देखिए, पूरी की पूरी अरुणाचल असम की असम सरकार का बीजेपी में मुख्यमंत्री चली गई कांग्रेस से महाराज। निकला हुआ बीजेपी में, कौन नहीं महाराज जानता जी, भाई? पूरी की पूरी असम अरुणाचल की का सरकार चली मुख्यमंत्री गई, कांग्रेस से निकला हुआ है, पूरी कौन नहीं पूरी जानता है? अरुणाचल की बताइए। सरकार बीजेपी में चली गई, उसको पहले हाँ बोलिए, वो तो आप अब जानते हैं, गई इतने ना। वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे इसमें हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? गई ना, आया राम गया राम तो कांग्रेस से ही शुरू हुआ। तब भजन फिर लाल का किया हुआ है, ये कौन नहीं तब जानता? फिर सब, मैं इतिहास का और राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं सर, ये मैं जानता हूं। और फिर तब ये फिर सब बात होगी तो फिर मैं ये भी जानता हूं तो कि सात 2011-12 के अन्ना जो आंदोलन हमारे में यहाँ कौन से लोग थे? टूट एक के मिनट, गए, वो दीनदयाल जब देखिए उपाध्याय की नीति बात और निकलेगी गोलवलकर तो तो पढ़ दूर के तलक गए। जाएगी। मैं 2011 नहीं का आंदोलन भी जानता हूं कि कैसे वहां बाबा रामदेव से लेकर और किरण बेदी से लेकर वो कौन लोग थे उस आंदोलन में, और वो तुरंत बाद कहां गए, कुमार विश्वास से लेकर। देखिए फिर वही संजय जी, ये आउट ऑफ सिलेबस डिस्कस हम करने लगे, क्योंकि सबसे हम कहाँ अधिक भाग रहे हैं? भाजपाई मिजाज के हम लोग तो चाह रहे हैं कि आपकी आप आउट पार्टी ऑफ से जुड़े सिलेबस रहे। और सिलेबस के अंदर दोनों डिस्कशन कीजिए। मैं तो कभी डिस्कशन से भागता ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तो डिस्कशन हो तो उसका अगर हम पूरा 25 निष्पक्ष निकालेंगे ना, मूल्यांकन होना चाहिए। तो 11-12 के आपकी पार्टी के जो कर्णधार थे 25, उसमें 50% से ज्यादा भाजपाई मिजाज वाले लोग थे। भाजपा से उनके सूत्र जुड़े थे और सब कैसे 1 साल 2 साल ये में चले आपका गए। आरोप हो सकता और है। इस मामले में आप थोड़े अलग हैं, ये भी मैं कहूंगा, थोड़े नहीं, नहीं काफी अलग है। नहीं, ये आप आपका आरोप वैचारिक हो तौर सकता है, पर जितने ये मुखर आपका उसी आरोप हो संसद सकता है। में, उसी राज्यसभा में जितनी मुखरता से आपने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी और सांप्रदायिकता के खिलाफ लोहा लिया, वो मिसाल है। लेकिन आपकी पार्टी के लीडर ने भी 5 साल कैसे काम किया वो भी हम जानते हैं। हमारी पार्टी के लीडर को जेल हुआ सर, हमारी पार्टी के लीडर जेल गए, मनीष हाँ, ठीक सिसोदिया है, जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, मैं जेल में गया, मेहराज मलिक जेल में गए, चेतर बसेवा जेल में गए, जेल में गए, सुदान गढ़वी जेल। बताइए हिंदुस्तान की एक पार्टी का नाम जिसके इतने नेता जेल में गए हों, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए, बोलिए ना। हमारे अंदर 1 लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, बताइए कौन लड़ रहा है बीजेपी से? तो इसलिए इसकी बात होगी तो बड़ी लंबी जाएगी, और बातचीत करने के लिए लंबी मैं जाएगी, पूरी तरह हमेशा तैयार हूं। क्योंकि इसके बाद मेरे पास अभी 10 सवाल आ रहे हैं, लेकिन 37 मिनट भी दिख रहा है और आपको भी कहीं जाना है। ये तो बात मेरा भी प्रिय विषय है, मेरा भी प्रिय विषय है। देखिए नेटवर्क भी कट गया लगता है। नए नेटवर्क आ गया, मैं देख पा रहा हूं। स्क्रीन ब्लैक हुआ, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कहीं नेटवर्क का इशू, फिर वही कैमरा ऑफ हुआ, स्क्रीन ब्लैक हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। हमारे स्क्रीन पर ये ब्लैक हुआ, शायद मेरे ख्याल से कैमरा आपका ऑफ हुआ संजय जी। लेकिन चलिए इस बातचीत को इसी मोड़ पर खत्म करते हैं। हाँ जोड़िए, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये क्या बात होने लगी, क्या अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गया। हाँ आ गया, और हेडरूम ठीक कीजिए। और चलिए कोई बात नहीं, आपको भी कहीं जाना है, और मेरे ख्याल से हम लोग 40 मिनट बात कर भी लिए, लेकिन ये इसका मतलब जाते जाते भी आपको लगता नहीं है संजय जी, फिर मैं वही सवाल, एक सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी से लड़ने के लिए जो हिंदुत्व के नाम पर बहुत बड़ा, जिन्होंने विराट एक तरह से अपना ढांचा बना लिया, और उसके अलावा आप जो भी कहें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग का गठजोड़, सब उनके साथ है, तो फिर लड़ाई के लिए लगता नहीं है कि अपने छोटे छोटे अहंकार को छोड़कर, ईगो को छोड़कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एकजुट होने की जरूरत है? बस इसी सवाल से हम खत्म करेंगे और इसका जवाब आप दे दीजिए।
निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर कराने के लिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, सारे विपक्ष को सड़क से लेकर सदन तक एकजुट। कुछ मुहूर्त बन नहीं रहा है, स्क्रीन फिर ब्लैक हुआ। कोई बात नहीं संजय जी, इस बातचीत को अब यहीं स्थगित करते हैं, बार बार नेटवर्क आउट हो रहा है। फिर हम लोग कभी बात करेंगे, चूंकि अभी बहुत मौके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।